द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले 3 महीने 6 महीने में जो फैसले दिए हैं या जो आदेश दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दिल्ली जुडिशियल एकेडमी के पूर्व चेयरमैन श्री बीटी कौल जी। कौल साहब, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हाल में अगर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोविड-19 के दौरान माइग्रेशन हुआ उसको लेके कुछ याचिकाएं दाखिल की गई जो पीआईएल थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं माइग्रेंट के मुद्दे पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का रहा है, जो मूवमेंट रही है, जो उनका पीछे से जब अब हम उनको एग्जामिन करते हैं, पहले पीरियड में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था, जब ए के गोपाल वगैरह जजमेंट्स आ गई। लेकिन जब इमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर हो गई और इमरजेंसी के बाद का टाइम आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ा प्रोएक्टिव हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज़ करा कि कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए कॉमन मैन के लिए वो सुविधाएं हैं नहीं कि वो कोर्ट आ सके और उनके राइट्स को वो विंडिकेट कर सकें। क्योंकि जब हम राइट्स कहते हैं तो राइट्स सारे हिंदुस्तान के लोगों का कह रहे हैं, प्रिविलेज लॉट का हम राइट नहीं कहते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो नज़रिया है उसने लोकल स्टैंडर्ड को लिबरलाइज किया। उसने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी खुद कोर्ट में आ सके, उसके बिहाफ पे वो लोग भी आ सकते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू कर सकते हैं और उनके बिहाफ कोर्ट में उनके राइट्स को एनफोर्स करना चाहें। इससे एक बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई और इंडियन सुप्रीम कोर्ट बड़ा पॉपुलर हो गया। सारे वर्ल्ड में कहा गया कि ये सबसे बड़ा पावरफुल कोर्ट है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा हो गई, स्पेशली जो कॉमन मैन थे। जैसे मैं 2-3 केसेस आपको बता दूं, जैसे हमारे जो अंडर ट्रायल्स लैंग्विश हो रहे थे जेल्स में, क्योंकि वो श्योरिटी नहीं दे सकते थे, तो इसलिए वो इवन पिटी ऑफेंसेस पे भी लैंग्वेज हो रहे थे। तो वे हुसैन आरा खातून 1 2 3 4, उसमें कोर्ट ने फिर डायरेक्शंस दे दी कि जिन्होंने आधी से ज़्यादा सेंटेंस का टाइम गुजारा है तो उनको पर्सनल बॉन्ड्स पे भी रिलीज़ किया जा सकता है। तो इससे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी जो है सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गई। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे एशियड वर्कर्स का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक वर्कर को मिनिमम वेज डिनाई की जाती है तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, क्योंकि मिनिमम वेज से नीचे आप वेज दोगे तो वो बेकार होता है। सो आर्टिकल 23 को उन्होंने बोला। तो एक लेबर राइट जो है मिनिमम वेजेस का, वो एक फंडामेंटल राइट बन गया। चाइल्ड राइट्स की बात करी उन्होंने, कंट्रैक्टर्स की जो जेन्युइन कंट्रैक्ट हैं और जो जेन्युइन कंट्रैक्ट नहीं उन पे बात करी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वर्कर्स के राइट्स को काफ़ी अच्छा नज़रिया से देखा। और आप देखेंगे जब आप लेबर लॉ, मैं तो लेबर लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, 40 साल से स्टूडेंट रहा हूँ, मैं देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लेबर लॉज को वेलफेयर लेजिस्लेशन लेके उनको इंटरप्रेट किया और मोर एंड मोर लिबरल इंटरप्रिटेशन दे दी, और उनको जो भी सुविधाएं हो सकती थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा, जैसे विशाखा का जजमेंट है, आप देखेंगे वहाँ कोई लॉ नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब अगर लेडीज़ को, वीमेन वर्कर्स को, वीमेन एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस पे काम करना है तो उनको हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। तो सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ उन्होंने सीडा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंडिया हैज़ एक्सीडेड टू दैट कन्वेंशन, तो उसको लाया और इंटरनेशनल लॉ को डोमेस्टिक लॉ में उन्होंने इंटरप्रेट किया, गाइडलाइंस ले डाउन करी। जब तक नया लॉ बन जाएगा, लेजिस्लेचर आ जाएगा, लॉ बनाएगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस उनको, बॉन्डेड लेबर का आप देखिए, बॉन्डेड लेबर को कैसे उन्होंने किया। तो एक्सपेक्टेशन जो लोगों की थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब जब कोविड-19 आया, उसमें
गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने इसमें वो सारे पहलू नहीं देखे कि इसका असर क्या हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेबर जो इंडियन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो तो गांव से आते हैं, वो तो दूर जैसे बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, बाकी स्टेट से हैं, वहाँ से आते हैं, यूपी से आते हैं। तो उनको जब वो सिटी से वापस जाना है तो उनको लिए क्या सुविधाएं हम करें, वो एस्पेक्ट्स देखे नहीं कि उनके राइट टू फूड, उनको राइट टू लाइवलीहुड, उनके राइट टू ट्रांसपोर्टेशन टू देयर प्लेसेस इफ दे डिसाइड घर वापस जाना चाहें तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। तो उनको सरकार ने शायद ये थोड़ा नज़रअंदाज हो गया। तो ये तो प्रॉब्लम जब फेस में आ गई, जब ये और साहब प्रॉब्लम्स आ गए। क्या आप हेलो। ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे या इस मामले को लेके जो पीआईएल के बाद जो एक जुडिशियल एक्टिविज्म वाला टर्मिनोलॉजी शुरू हुआ था, और फिर उसके साथ साथ एक टर्मिनोलॉजी शुरू हुई जुडिशियल रेस्ट्रेंट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं इस डिलेमा के बीच में फंसा हुआ है कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ बढ़े या जुडिशियल रेस्ट्रेंट को लेते दो हुए डायलेमास, दो डायलेमास में देख रहा हूँ। एक तो गवर्नमेंट की एक चैलेंज जो फेस कर रहा था कोविड 19 की वजह से, और गवर्नमेंट की मजबूरियां, उधर से लोगों की एक्सपेक्टेशन सुप्रीम कोर्ट से कि इन लोगों की राइट्स जो है उनको वो प्रोटेक्ट करें। इस डायलेमा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच उस टाइम पे नहीं हो सकी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उन याचिकाएं को, मुझे इस बात से बिल्कुल एक आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई सवाल नहीं है कि कौन सुप्रीम कोर्ट में आता है, इट इज द काज। जो काज लेके कोई भी आया, ए हो या बी हो, काज को देखो, अगर काज बोनाफाइड है, पब्लिक इंटरेस्टेड काज है, उसमें गहराई से देखो, और उसमें उस वक्त आप कितना रिलीफ दे सकते हैं और कितना डायरेक्शन जो आप मॉनिटर कर सकते हैं। आई थिंक दैट वाज अ केस जहां पे कंटिन्यूअस मैंडेमस इशू हो सकती थी। इट कुड हैव मॉनिटर्ड कि स्टेट्स कितना रोल चला रहे हैं, सेंटर कितना रोल चला रहा है, कितनी जो इनकी मजबूरियां हैं, इनकी जो इनकी जो डिफिकल्टीज हैं, इनको कितनी देर तक हम स्मूथन कर सकते हैं। जो वो पहला स्टेप था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उसको डील करा, परहैप्स लोगों के सवाल जो हैं उनको ये कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं करा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर हो गई, क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल साफ हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। थोड़े दिनों के बाद आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और सो मोटो कॉग्निजेंस लेता है, अंडरस्टैंड करता है कि भाई उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, फ्री फूड होना चाहिए, फ्री शेल्टर होना चाहिए। अगर ये काम पहले सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा करा होता, मुझे लग रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के अराउंड, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ बोनाफाइड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के भाई हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कितना मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन तो मॉनिटर करने की आपको ये जरूरत लगता थी। है आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं डिलेमा में है? अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल और भी है कि जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, कई 7 या 8 हाई कोर्ट ने इन खासकर ये जो अभी कोविड मैंने एक लेक्चर दिल्ली लीगल स्टेट अथॉरिटीज का, वो वीडियो, वो आप लेक्चर सुनिए, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें लेबर राइट्स एंड कोविड 19 पे जो मैंने लेक्चर दिया, उसमें मैंने ये कहा, बिल्कुल क्लियर कहा कि सुप्रीम कोर्ट डायलेमा में होना नहीं चाहिए। इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि हम किस तरह से वास्ट मेजॉरिटी वो वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन कर दें इस टाइम पे। क्योंकि मैंने देखा, मैंने उसमें एक जजमेंट महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की कोर्ट करी, जिसमें कोविड 19 में लोगों को काम कराया गया, उन लोगों का रेगुलराइजेशन कोर्ट ने ऑर्डर करा था ऑन द बेसिस ऑफ एन अवार्ड ऑफ अ लेबर कोर्ट, अपहोल्ड किया, और उसने कहा कि भाई इनकी रेगुलराइजेशन जो सैलरी इनको मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप, और कोविड में आपने काम कराया, इनको आपने पर्सनल प्रोटेक्शन वो जो किट है वो दे दिया आपने कि नहीं, आइडेंटिटी कार्ड दिया ताकि लोग इनको
अलाउ करें, इनको पेमेंट्स आपने करी कि नहीं करी, और कोर्ट ने उसको मॉनिटर किया। यही कहा जाता है कि हाई कोर्ट्स ने इस पीरियड में प्रोएक्टिव रोल किया, कुछ हाई जी कोर्ट्स ने, जिसके लिए हमें बहुत खुशी होती है कि चलो जुडिशरी डायलिमा में न रहे, उसमें डायलिमा से बाहर आए, और जितनी उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है उतनी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंसिडर्ड टू बी द लास्ट रिजर्ट ऑफ द bewildered एंड डाउनट्रॉडन पीपल। अच्छा, ये आपने अभी एक जो हाई कोर्ट के ज्यादा प्रोएक्टिव होने की बात कही, एक इससे मिला जुला सवाल ये भी है कि आपने अपने पहले जवाब में इमरजेंसी का जिक्र किया था। इमरजेंसी के दौरान भी ये देखने में आया था कि हाई कोर्ट ज्यादा एक्टिव थे, ज्यादा प्रोएक्टिव थे, और सुप्रीम कोर्ट सबसर्विएंट था कुछ हद तक या काफी हद तक। मैं तो क्या उसको आप उस जमाने में और आज के में उसमें कुछ समानता दिखाई देती है? मैं उस कंपैरिजन में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने विद इन 10 days रियलाइज किया कि दे हैव टू इंटरवीन। सो देयरफॉर इट गोज टू द क्रेडिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि इन्होंने देखा कि ये मजबूरी है, इसमें हमें वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, और स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट्स को डिस्चार्ज करनी चाहिए। मैटर सब जुडिस है, और मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत हमारी उम्मीदें हैं कि वो इनके राइट्स को अपहोल्ड करेंगे और फर्दर स्ट्रेंथन कर देंगे। अच्छा, एक चीज और, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है और जुडिशियल रेस्ट्रेंट, इन दोनों में से बेहतर क्या है? देखिए, जुडिशियल रेस्ट्रेंट, मैं तो हर बार यही कह रहा हूं कि देखिए, देयर आर एरियाज विच आर ऑक्यूपाइड बाय द लेजिस्लेचर एंड देयर आर एरियाज विच आर अनऑक्यूपाइड, जहां पे लॉ नहीं बना है, और जो लॉज बने हैं वहां वैक्यूम्स हैं। जैसे मैं आपको डी के बासु का एक जजमेंट देता हूं। डी के बासु ने ले डाउन किए प्रिंसिपल्स की अरेस्ट कैसे इफेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो सीआरपीसी में प्रोविजन ही नहीं था। अब सीआरपीसी में वो प्रोविजन आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दी, उस डायरेक्शंस को उन्होंने उठा दिया। मैं ये चाहता हूं कि इंडिया में समटाइम्स जो है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स जो हैं वो स्लम्बर में चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में 82 में अमेंडमेंट हुई, इंडस्ट्री की डेफिनेशन बेंगलोर वाटर सप्लाई की जजमेंट के बेसिस पे वो नई डेफिनेशन आई, वो अमेंडमेंट स्टैट्यूट बुक में आई, लेकिन आज तक उसको नोटिफाई नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को एक मैटर पेंडिंग है, वही उसी पे एक लार्जर बेंच, उन्होंने आई थिंक दे हैव कंस्टिट्यूटेड अ बेंच ऑफ 11 जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट को तो डिसाइड करना चाहिए ना, ये केसेस डिसाइड करने चाहिए। इसी तरह से एक प्लांटेशन वर्कर्स का केस था, जो मैं 2018 की बात कर रहा हूं, वो पेंडिंग रहा। प्लांटेशन वर्कर्स के राइट्स की बात थी, उनको वेजेस नहीं मिली ईयर्स टुगेदर, और some of them committed suicide, and Supreme Court took about 10 years to decide that case. ये नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी आइटम्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए वर्कर्स और डाउन ट्रॉडन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप्स के केसेस को, उनको पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। दोज मस्ट बी एक्सपेडिशियसली डेल्ट विद, उनको डील करना चाहिए पहले। तो मैं चाहता हूं एक्टिविज्म होना चाहिए, एक्सपेडिशियस डिस्पोजल केसेस का होना चाहिए, लेकिन रेस्ट्रेंट टू सम एक्सटेंट होना चाहिए। जहां लॉ बना हुआ है, दे कैन ऑलवेज रिकमेंड इस लॉ को आप दोबारा देखिए, रिव्यू कर लीजिए। लेकिन इस मुल्क में मुझे लग रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म का काफ़ी अभी गुंजाइश है, और ये पावर कोर्ट के पास रहना चाहिए, लेकिन इसको एक्सरसाइज करना बड़ी विजडम के साथ। आई एम श्योर आवर सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वाइज एंड दे विल यूज दिस पावर। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट के साथ वो एक्सरसाइज करना चाहिए। You have to harmonize wherever there is a need for a restraint, they must exercise. But COVID-19 is not a period when the Supreme Court has to exercise power of restraint. Supreme Court must stand by the weaker sections of the society. अच्छा, एक आखिरी सवाल कौन साहब, जो ये माइग्रेशन वाला पूरा मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, इसमें सरकार का जो रुख आया, मतलब मीडिया और जो एक्टिविस्ट लोग थे, जो
माइग्रेंट की प्रॉब्लम को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनके लिए जो टिप्पणियां की गई कि प्रॉफिट्स ऑफ डूम है या वल्चर्स है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? या जो क्या कहते हैं, कुछ गलत बयानी भी कही गई एक तरीके से कि सड़कों पे कोई माइग्रेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये बात दूसरी बात में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके बात की, सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्देश दिए। तो वो जो सरकार का एटीट्यूड है टुवर्ड्स एक्टिविस्ट, टुवर्ड्स मीडिया, या जो चीजें कम खामियों को उजागर करना, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में कोई दलील पेश करते हैं, उस दलील में बड़ा रेस्ट्रेंट यूज करना चाहिए, और जो आदमी दूसरी साइड से खड़ा है, इट इज बेटर टू टॉक इन अ वेरी सिविलिटी, एंड इवन इफ डिफरेंसेस हैं, इसी वी मस्ट नॉट बी, वो इम्पेशेंट नहीं होने चाहिए, हमारे में पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। वी मस्ट एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड गिव रूम फॉर, सबको सुनने की और बोलने का हक है, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट वायलेट एनी लॉ। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच इसीलिए है ताकि सरकार को हम नुक्ताचीनी कर सकें, लेकिन जब हम सरकार की नुक्ताचीनी भी करें, हमारे पास पक्ष होने चाहिए। देयर मस्ट बी बेसिस फॉर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। ये टाइम जो है, इस टाइम में हमें सबको इकट्ठे चलना है, क्योंकि एक दुश्मन को फाइट करना है, और उस दुश्मन को हम पहचान नहीं पाते, पता नहीं लगता उसके बारे में। सो दिस इज द टाइम व्हेन ऑल ऑफ अस हैव टू डेवलप ए सॉलिडारिटी। एक सॉलिडारिटी नेशनल सुप्रिट होना चाहिए, चाहे हम कोर्ट में केस को लीड करें या बाहर डिस्कशन करें, उन सब सिचुएशंस में हमें रेस्ट्रेंट और डिसेंसी और अच्छी ज़बान और अच्छा इखलाक हमें पेश करना चाहिए, ताकि हम जिस देश के वासी हैं, उस देश को और हमको उस देश पे बड़ा फख्र होना चाहिए। द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कौन साहब। तो ये थे श्री बीटी कौल जी, जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को, जो उन्होंने अपनी राय की, उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल एक्टिविज्म पे काम करना चाहिए। हाँ, जरूरत पड़ने पे रेस्ट्रेंट भी होना चाहिए, लेकिन जो डाउन ट्रॉडन है, जो निचला तबका है समाज का, जो गरीब तबका है, उसकी बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। द लीगल प्लेटफॉर्म में आज इतना ही। हम एक जल्दी ही नई शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।